नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवेंद्र सर जीएस में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी टीजीटी एंड पीजीटी सिविक्स एंड बीपीएससी मिडिल क्लास टीचर एंड टीजीटी एंड पीजीटी सिविक्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के संग्रह प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी भी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाया या समाप्त किया जा सकता है? तो किसी भी राज्य का विधान परिषद जो है वो भारत के संसद के द्वारा बनाया या फिर उसको समाप्त किया जा सकता है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको बताते चलूँ कि राज्य विधानमंडल का जो उच्च सदन अर्थात विधान परिषद एक ऐसा सदन होता है जिसका सृजन या समापन किया जा सकता है। विधान परिषद के सृजन या समापन का जो कार्य है वो संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद के द्वारा किया जाता है, यानी कि संबंधित विधानसभा सिफारिश करती है और संसद उसका अनुमोदन करता है। इसके संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 169 में दिए गए हैं और वर्तमान में भारत में कुल 6 राज्यों में ये कार्यरत है, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका में जो है क्या ये द्विसदनीय विधानमंडल अभी अस्तित्व में है। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी पहले विधान परिषद था, लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। और इसके अलावा कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि राजस्थान, असम और उड़ीसा, यहाँ पे विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव रखा गया है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होगी किससे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक जो है प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ पर वर्णित है? तो भारत के संविधान में जो फेडरल शब्द है ये कहीं पर भी वर्णित नहीं है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संसद के 2 सत्रों के मध्य का अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी कि संसद के 2 सत्रों के मध्य का जो अंतराल होता है वो कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इन दोनों के मध्य जो अंतराल होना चाहिए वो बैड मिनिमम कम से कम 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस वाद में प्रतिपादित की गई है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाले अवधारणा में जो है संविधान की मूल संरचना की अवधारणा पेश की गई है या प्रतिपादित की गई है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों का समावेश किस वर्ष किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को 1976 में जोड़ा गया है, यानी कि 1976 में, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि जब भारतीय संविधान को तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो जब भारतीय संविधान को तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के किस राज्य में स्थानीय शासन के लिए ओम्बुड्समैन है? तो भारत का केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ के शासन के लिए क्या है, ओम्बुड्समैन है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के अपने अधिवेशन में किस स्थान पर की थी? तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के अपने अधिवेशन में लाहौर में की थी, यानी कि ये जो सेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था 1929 में, जहाँ पे कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम आधुनिक मनु कहते हैं या फिर संविधान निर्माता कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी थी? तो तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा जो है वो वैलेंटाइन चिरोल ने दिया था। किसने दिया था? वैलेंटाइन चिरोल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी कौन थे? तो इनमें से जो भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में जो उदारवादी थे वो थे आपके दादा भाई नौरोजी।
यानी कि उदारवादी नेता जो थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक बार सांसद द्वारा वित्तीय आपात की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा कितने समय तक जारी रह सकती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनिश्चित काल तक। यानी कि एक बार सांसद द्वारा वित्तीय आपात की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा जो है अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लाल बाल पाल कहलाने वाली स्वतंत्रता सेनानियों की तिकड़ी जो है वो किनके बारे में बताती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल बाल पाल जो है ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल का जो है बिपिन चंद्र पाल के बारे में जो है बताती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध किससे है? तो वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध जो है वो एम.एन. राय से है, या फिर ये जो है अवधारणा एम.एन. राय ने दिया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? तो अर्थशास्त्र में जो है सरकार के 34 विभागों का उल्लेख किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौटिल्य की सड़गुण नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो कौटिल्य के सड़गुण नीति में निम्न में से जो सम्मिलित नहीं है वो है आपका मैत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? शुक्र नीति, अर्थशास्त्र या मनुस्मृति या धर्मशास्त्र? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र, यानी कि कौटिल्य की जो प्रसिद्ध कृति है वो है अर्थशास्त्र। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। गांधी विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे गांधी जी? तो गांधी जी जो विश्वास करते थे वो करते थे आपके साधन और साध्य दोनों न्यायसंगत होने चाहिए, इस बात पे वो विश्वास करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो 1848 में प्रकाशित हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही व्यक्त करता है, यानी कि मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की जो तानाशाही है वो क्या व्यक्त करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की जो तानाशाही है वो एक अल्पकालीन राज्य को व्यक्त करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो, यह कथन किसका है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह कथन जो है वो हेनरी मैन का है। तो हेनरी मैन का क्या कथन है? हेनरी मैन ने कहा था कि हम बेंथम से लेके आज तक होने वाले ऐसे किसी भी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नांकित में से किसने राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जर्मी बेंथम जो है इन्होंने राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। द फिलॉसफी ऑफ राइट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द फिलॉसफी ऑफ राइट जो है वो हेगल के द्वारा लिखी गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जे.एस. मिल जो हैं एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, यह किसने कहा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, यह कथन हीगल ने कहा था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है? तो इमैनुअल कांट, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जॉन रॉल्स में से जो है सामाजिक अनुबंध विचारक इनमें से कौन से नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इमैनुअल कांट जो है वो सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का क्या अर्थ है? तो कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ है सिक्कों का निरीक्षक, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। टू ट्रिटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट की रचना जॉन लॉक द्वारा की गई है और पहले ट्रिटाइज निबंध का प्रतिपाद विषय क्या है? यानी कि टू ट्रिटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट की रचना जो जॉन लॉक द्वारा लिखी गई है, इसके पहले निबंध का जो प्रतिपाद विषय है वो क्या है? तो इसके पहले निबंध का प्रतिपाद विषय जो है वो है रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना। यानी कि इसमें उन्होंने क्या किया? रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना किया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सामान्य इच्छा की अवधारणा सामान्य इच्छा की अवधारणा क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामान्य इच्छा की अवधारणा आपकी गुणात्मक अवधारणा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी, तो लॉक की प्राकृतिक अवस्था क्या थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉक की प्राकृतिक अवस्था जो थी वो पूर्व राजनीतिक थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लॉक के समझौता सिद्धांत में पहला समझौता संपन्न होता है किस पर? यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉक के समझौते के सिद्धांत में पहला समझौता लोगों में आपस में होता है, आपस में संपन्न होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसने कहा है कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये कथन जो है किसने कहा है? हॉब्स ने कहा है। क्या कहा है इसने? कि व्यक्ति का जीवन जो है वो एकाकी, क्षुद्र, घिनौना और पशुवत और अल्प है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा रूसो ने दी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसने कहा है कि राज्य केवल समुदाय नहीं, यह एक सर्वोच्च समुदाय है? यानी कि किसने कहा है जो राज्य है वो केवल समुदायों का समुदाय नहीं बल्कि यह एक सर्वोच्च समुदाय है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह जो स्टेटमेंट है वो अरस्तू की है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यह कथन किसका है कि संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, वह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेसी भारत था? यह स्टेटमेंट किसका है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह स्टेटमेंट जो है वो है आपका ग्रैनविल ऑस्टिन का। किसका है? ग्रैनविल ऑस्टिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है? तो यह स्टेटमेंट जो है आपका वो है जॉन ऑस्टिन की, यानी कि जॉन ऑस्टिन ने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा गया है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखा गया है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? तो मानव विवेक में आस्था जो है वो उदारवादी विचारधारा में है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास जो है वो स्पेंसर ने किया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूसो ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में ही हुआ था और संयुक्त राज्य अमेरिका में ही सबसे पहले डेमोक्रेसी आई थी, लोकतंत्र आया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे, यानी कि कब आयोजित किए गए थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा का चुनाव आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जर्मनी में हिटलर ने तानाशाही के प्रकार के शासन की व्यवस्था की, यानी कि वो बहुत बड़ा एक तानाशाह था जिसने जेनोसाइड किया था, नस्ली आधार पर बहुत सारे लोगों का उसने क्या करवाया था? कत्ल करवाया था।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेमोक्रेट्स को या फिर संसदीय शासन प्रणाली को हम उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कानून का सर्वमान्य स्रोत क्या है? तो कानून का जो सर्वमान्य स्रोत है वो है आपका विधानमंडल, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विधानमंडल जो है वो कानून का सर्वमान्य स्रोत है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत जो है वो सर्वप्रथम वान गियर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा? वान गियर के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है कहाँ पर? फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में या क्यूबा में? तो इसमें से जो क्यूबा है एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो संप्रभुता के एकल सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो है आपके जॉन ऑस्टिन, यानी कि जॉन ऑस्टिन जो है वो किसके प्रतिपादक हैं? तो संप्रभुता के एकल सिद्धांत के। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्वतंत्रता पर 4 निबंध, 4 एसेज ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी है? एक्चुअली पुस्तक का जो एक्चुअल नाम है वो है 4 एसेज ऑन लिबर्टी। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं ईसा वर्लिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो अरस्तू के द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्य के विकास को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पहले प्राच्य साम्राज्य होगा, फिर रोमन साम्राज्य होगा, फिर यूनानी नगर राज्य हो गया, फिर राष्ट्र राज्य होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि पहले होगा आपका प्राच्य साम्राज्य, उसके बाद होगा यूनानी नगर राज्य, उसके बाद फिर होगा रोमन साम्राज्य और उसके बाद फिर होगा राष्ट्र राज्य, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। यह किसने कहा है? तो यह लास्की ने कहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किसके से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामान्यतः जो नगर राज्य की अवधारणा है वो प्राचीन यूनान से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आशीर्वादम ने जो है समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है। किसने कहा है? आशीर्वादम ने। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राज्य अपने से एक साध्य है, राज्य साध्य का एक साधन है, राज्य साधन और साध्य दोनों है, राज्य न साधन है और न ही साध्य है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य साधन और साध्य दोनों है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संप्रभुता एक ऐसा तत्व है जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यह किसने कहा है कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है? यह राजनीति का विषय है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉसवेल ने कहा है कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति का विषय है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक कौन हैं? तो बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के जो लेखक हैं वो हैं आपके गुन्नार मेडल। वो कौन है? गुन्नार मेडल। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूनेस्को ने 1948 में राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निर्धारित किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह परिभाषा जो है वो पॉल जेनेट के द्वारा दी गई है। यानी कि पॉल जेनेट ने राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा इन्होंने दिया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दिया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह परिभाषा किसने दिया है? पॉल जेनेट ने। तो पॉल जेनेट ने कौन सा परिभाषण दिया है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। चलिए आज के अंतिम प्रश्न और लास्ट प्रश्न की बात करेंगे हम। संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है, कौन होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसदीय सरकार के तहत जो है वो राज्य का प्रधान आपका संवैधानिक प्रधान कहलाता है।